देखो, एयर इंडिया की सेल से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 1950s में पहली बार एमपी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय ना सरकार दिल्ली में अशोक होटल बनवा रही थी। अशोक होटल अगर आपने देखा हो, लुटियन दिल्ली में काफी महंगा होटल है, तो वो सरकार बनवा रही थी। तो वाजपेयी ने सरकार से एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये होटल क्यों बनवा रहे हो? अगर आप ये बोलते हो कि प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है ऐसा इतना बढ़िया होटल बनाने की, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 1903 में टाटाज ने ताज होटल बनाया था मुंबई में। वो तो इतना जबरदस्त होटल है। जब प्राइवेट सेक्टर ऐसा होटल बनवा सकता है तो सरकार क्यों बना रही है? सरकार का क्या काम है होटल बनवाने में? वाजपेयी ने यह भी कहा, इतना पैसा आप खर्च करोगे होटल बनवाने में, उतना पैसा तो भैया आप एजुकेशन पे खर्च कर दोगे ना, हेल्थ पे खर्च कर दोगे, इतना हमारा गरीब देश है। तो नेहरू ने जवाब दिया, होटल से हम कमाई करेंगे और फिर वो कमाई लगाएंगे हम एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में। तो वाजपेयी ने जवाब दिया, ये कैसी स्ट्रेटेजी है? अगर मान लीजिए वो होटल ना चला, फिर आप क्या करोगे? सरकार का तो पैसा वेस्ट हो गया ना, जबकि वो पैसा सरकार यूटिलाइज कर सकती थी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में। बात देखो वही है, एयर इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एयर इंडिया सरकार ने जब चलाई थी ना, तो मान लिया कि उस समय प्राइवेट एयरलाइंस नहीं थी, लेकिन बाद में तो प्राइवेट एयरलाइंस आ गई थी ना, तो उसके बाद सरकार एयर इंडिया को खींचे जा रही थी, इतना घाटा हो रहा था। जब एयर इंडिया सरकार ने खरीदी थी ना टाटा से, तो उस समय तो पैसे दिए थे बहुत ही कम। कितने दिए थे? 2.5 करोड़। लेकिन 2009 से लेके अभी तक सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ एयर इंडिया को सस्टेन करने के लिए। क्या फायदा हुआ आप बताओ इतने साल एयर इंडिया रख के? तो इसके बाद राइटर ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं। देखो, 3 चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज और माइंडसेट। सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी की। देखो, ये बात सच है, सरकार बिजनेस नहीं कर सकती है। जब सरकार कोई बिजनेस करने लगती है ना, तो सरकार के साथ अनफेयर डिसएडवांटेजेस जुड़ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपने अगर कभी एयर इंडिया पे ट्रेवल किया हो, तो आपको ना एयर इंडिया के विमान में जो स्टाफ है ना, उनकी संख्या रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगी। और जो दूसरी फ्लाइट्स होती हैं, इंडिगो, गो एयर, इन फ्लाइट्स में आपको ना स्टाफ की संख्या कम मिलेगी। ये लाइन लिख भी रखी है यहां पे, देखो, एम्प्लॉय पर प्लेन जो होते हैं एयर इंडिया के विमान में, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से डबल हैं, यानी ओवर स्टाफिंग की दिक्कत है एयर इंडिया के साथ में। जो खर्चा होता है ना एयर इंडिया का, उसका देखो एक बड़ा हिस्सा तो एम्प्लॉयज की कॉस्ट पे आता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देने में चला जाता है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि सरकार को अपनी जो पीएसयूज हैं उनको नहीं बेचना चाहिए, ये सरकारी एसेट है, तो राइटर कहते हैं, अगर देखो सरकारी कंपनी से यानी पीएसयू से ही अगर प्रोस्पेरिटी आती ना, किसी देश में समृद्धि आती, तो आज नॉर्थ कोरिया जो है आज वर्ल्ड का सबसे अमीर देश होता। नॉर्थ कोरिया में तो सारी चीजें सरकार के हाथ में है ना, इवन पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में हैं। लेकिन ये देश तो देख लीजिए आप, गरीब के गरीब पड़े हैं। अब आपके मन में आया होगा चाइना में नहीं है सरकार के पास। 1978 में चाइना की जो वहां पे एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे, जो हमारे देश में 1990-91 में आए, तो चाइना में जो प्रोस्पेरिटी आई है ना, वो प्राइवेट फर्म्स की वजह से आई है, ना कि सरकारी फर्म्स की वजह से। देखो, किसी भी देश को ना फोकस करना चाहिए सिक्योरिटी पर, प्राइमरी हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर, रिसर्च फंडिंग पे, जस्टिस डिलीवरी पर। इन चीजों पर सरकार की पकड़ होनी चाहिए, इन चीजों पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, ना कि होटल चलाने पर। तो ये हमने पहला एस्पेक्ट डिस्कस किया आर्टिकल का, प्रायोरिटीज से संबंधित, सरकार की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा एस्पेक्ट, रिसोर्सेज। देखो, जब ये सरकार बिजनेस करने लगती है ना, चाहे वो एयर इंडिया हो या फिर अशोक होटल चलाना हो, जो स्टाफ होता है ना इन पीएसयूज का, उनको देखो ये लगता है कि हम कुछ भी इन्वेस्ट कर दें, कुछ भी सरकार से मांग ले, सरकार दे ही देगी, मतलब सरकार का पैसा लग रहा है, इसलिए ना एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे एयर इंडिया ने ना 2007 में 111 प्लेन्स खरीदे थे 67,000 करोड़ के, 67,000। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि ये तो अननेसेसरी खर्चा है, मतलब आपने अभी इतनी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने 67,000 के 111 प्लेन खरीद लिए। और एक चीज देखिए, एयर इंडिया की काफी सालों तक हमारे देश में मोनोपोली रही।
जिस वजह से इंडिया एविएशन मार्केट में आगे नहीं बढ़ सका। अब जाके इंडिया धीरे धीरे बड़ी एविएशन मार्केट बन रहा है। हमारे देश में अब सस्ता ट्रैवल उपलब्ध है। ये पहले ही हो जाता अगर एयर इंडिया की पहले मोनोपोली नहीं होती। इसके बाद तीसरे एस्पेक्ट की बात की जाती है माइंडसेट। हमारे देश में पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का शुरू से देखो माइंडसेट ही ऐसा रहा है आज़ादी के बाद से। जैसे एग्जांपल देते हैं, 1970s में पीएमओ में ना एक ब्यूरोक्रेट थे, पीएन हस्कर। उनके पास एक रिस्पॉन्स गया कि प्राइवेट स्कूटर कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? नहीं, मना कर दो, हम खुद यानी सरकार खुद स्कूटर इंडिया इस्टेब्लिश करेगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं 1955 में अवधि रेजोल्यूशन आया। इस रेजोल्यूशन में यह डिसाइड हुआ कि सोशलिस्ट पैटर्न पर सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है। और देखो ये जो सोच थी ना, अब देखो राइटर कैसे लिखते हैं, दिस थिंकिंग वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ ए डेड जर्मन गाय। डेड जर्मन गाय कौन? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के एक सदी पुराने आइडियाज पर आधारित ये अवधि रेजोल्यूशन आया था 1955 में। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का माइंडसेट भी यही हो गया। अब एक एग्जांपल देते हैं राइटर। देखो एयर इंडिया पूरी तरह से फेल हो गई, इतना लॉस सरकार ने सहन किया। वो पैसा किसका था? वो पैसा आपका था। वो पैसा यूज हो सकता था एजुकेशन पर, हेल्थ पर, रिसर्च पर, इनोवेशन लाने पर, लेकिन नहीं हुआ। खर्च कहां पे हुआ? एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर। क्या इससे आम आदमी को फायदा हुआ? नहीं, नुकसान हुआ। आप हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हम में से कितने कम लोगों ने एयर इंडिया में ट्रैवल किया होगा? मतलब मैंने 1-2 बार किया हाल फिलहाल में, बिल्कुल थोड़े से दिन पहले। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, जो काम ये जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस लीडर्स कर सकते हैं ना, वो काम ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते। जैसे जेआरडी टाटा का एग्जांपल दिया जाता है। वो एक बार प्लेन में गए थे, जेनेवा से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी, और उनको जो टी सर्व की गई ना, उसके बारे में भी उन्होंने नोटिस किया कि ये जो टी मुझे दी गई है ये कॉफ़ी से अलग नहीं है। रीज़न कोई भी हो सकता है कि टी लीव्स की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो, या फिर चाय अच्छे से बनी नहीं है। मतलब ये है, जो बिजनेस लीडर्स एक एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं ला सकते। ब्यूरोक्रेट्स 6 महीने के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं लगता किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग सुधारने में जिसने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, जो बिजनेस के साथ इमोशनल फील करता है। लास्ट में तो देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, जैसे चाइना में जब डेंग जियाओपिंग और जू रोंगजी, ये जो चाइना के प्रीमियर्स थे ना, तो उस समय तो इन्होंने क्या किया, 2/3 जो चाइना की सरकारी एंटरप्राइजेस थे ना, उनको प्राइवेट ओनरशिप में तब्दील किया गया। इससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन जब से ये शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने हैं ना, डेट बढ़ता जा रहा है और ये सरकारी फर्म्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन चाइना को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, जो चाइना की जीडीपी $14 ट्रिलियन की बनी है ना, वो सरकारी फर्म्स की वजह से नहीं बनी है, वो प्राइवेट फर्म्स की वजह से बनी है। हमारे देश में कुछ लोगों को लगता है कि अगर देखो सरकारी फर्म्स ना होना तो देश कमज़ोर हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये देश देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है प्राइवेट फर्म से, और फिर वो ये इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारे देश में अगर प्राइवेट फर्म्स में एफिशिएंसी आती है ना, तो फिर रेवेन्यू प्राप्त होगा और उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है देश को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, चाहे डिफेंस डोमेन में या फिर दूसरे डोमेन्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि एयर इंडिया की सेल से हमें क्या लेसन सीखने की आवश्यकता है। तो एक ही बात निकल के आती है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है। समझ गए? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।